हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी जिसका नाम है होटल अशोका पैलेस। ये बात आज से कोई 30 बरस पहले की है, जब दिल्ली के एक सरकारी बैंक में 3 दोस्त सुधा, सुनील और मयंक काम किया करते थे। तीनों की दोस्ती ऑफिस में चर्चा का विषय थी। तीनों का एक साथ काम करना, साथ खाना, साथ पीना और मौका मिलते ही साथ घूमने निकल जाना, बस यही उनका जुनून था। भारत को 4 पहियों पे नाप लेना चाहते थे वे तीनों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उनकी इस यात्रा में उन तीनों की साथी होती थी उनकी कार, जिसको वो तीनों चेतक नाम से बुलाते थे। फिर से ऑफिस में छुट्टियां लगने को थी। तीनों के दिमाग में बस कोई नई जगह घूमने की धुन सवार थी। कुछ दिनों के विचार विमर्श के बाद मनाली जाना तय हुआ और आखिरकार आज वह दिन आ ही गया जब उन्हें निकलना था। रास्ते के लिए तैयारियां करते करते कब शाम के 7 बज गए पता ही नहीं चला। तीनों गाड़ी में बैठे और मयंक ने कार स्टार्ट की। बातों बातों में कब चंडीगढ़ आ गया पता ही नहीं चला। रात के 11 बज चुके थे और चंडीगढ़ का मौसम भी कुछ खराब ही लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि आगे बरसात हो रही है और तेज बादल कड़क रहे हैं। गाड़ी अपनी रफ्तार में चल ही रही थी कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तीनों चिंतित हो गए। सुनसान रोड पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी दूर पर एक नवयुवक दुकान के नीचे खड़ा नजर आया। मयंक ने आवाज लगाकर पूछा, भाई, आसपास कोई टायर रिपेयर की दुकान हो सकती है क्या? इस पर वो लड़का बोला, जहां तक मुझे याद है टायर रिपेयर की तो कोई दुकान नहीं है, और अगर होगी भी तो इस मौसम में और इस समय खुली नहीं होगी। तीनों को थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। तभी वो लड़का बोला, आप चाहें तो कार यहाँ साइड में लगाकर कुछ ही दूर पे एक होटल है, होटल अशोका पैलेस। आप वहाँ रात्रि रुक सकते हैं। रात हो गई थी और मौसम भी ठीक नहीं था। तीनों ने आपस में सलाह करके रात वहीं रुकने का फैसला किया। गाड़ी साइड में लगाकर कुछ ही देर में तीनों होटल पहुंच गए। होटल एक पुराने महल की तरह दिख रहा था। नीचे की कुछ मंजिलों में उजाला था, ऊपर की कुछ मंजिलों में अंधेरा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रुकते होंगे। बहरहाल उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वहीं ठहरने का सोचा और रिसेप्शन पर बुकिंग करवाकर कॉरिडोर से अपने कमरे में जाने लगे। कॉरिडोर में पहली बार सुनील को एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कॉरिडोर में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका सा लगा। सुधा हंसकर बोली, क्या करना है, मनाली चलकर देखो, बादल तो हमसे मिलने ही आ गए। तीनों अपने कमरों में चले गए। कमरों में ज्यादा रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। एक ही डिम सी लाइट थी जो भी अच्छे से नहीं जल रही थी। परंतु उन्होंने सोचा, क्या ही करना है ज्यादा लाइट का, अभी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठकर निकल जाएंगे। कपड़े वगैरह बदलकर तीनों ने खाना खाने का डिसाइड किया। जब वो तीनों खाना खाने जा रहे थे, इस बार उन तीनों को एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। परंतु उन्होंने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। सुधा और सुनील बहुत डर गए। उन्होंने मयंक को बोला कि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मयंक को भी यही लगा था, परंतु उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि ये उनके मन का वहम है। तीनों जब नीचे पहुंचे तो रिसेप्शन पर कोई नहीं था, परंतु बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही थी। मयंक ने कहा, मैं देखकर आता हूँ, शायद मैनेजर नीचे होगा। वह जैसे ही बेसमेंट की तरफ बढ़ा, अचानक ऊपर से झूमर गिर गया जो मयंक को थोड़ा सा छूते हुए टूट गया। तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कुछ होने के बाद भी मैनेजर या स्टाफ का कोई पता नहीं था। पूरी होटल में अभी तक उन्हें कोई नजर नहीं आया था और अब वो तीनों भी डर रहे थे। उन तीनों में
हिम्मत नहीं बच रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस होटल में कुछ ठीक नहीं है और तीनों ने होटल छोड़ने का मन बनाया। तीनों अपने कमरे में सामान लेने ऊपर आए। उन्हें लगातार लग रहा था कि कोई उनके पीछे है, पर अब पीछे मुड़कर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तीनों जैसे ही कमरे में पहुंचे, कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी, मानो कोई जानवर मर गया हो जो कई दिनों से सड़ रहा हो। तीनों ने आपस में बात की कि अभी जब वो पहले आए थे तब ये गंध नहीं थी, अचानक इतनी तेज गंध कहाँ से आ सकती है। इस घुटन ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि यहाँ कुछ तो गलत है। तीनों जैसे तैसे अपना सामान उठाकर होटल से निकलने के लिए मेन गेट पर आ गए, पर उन्होंने पाया कि मेन गेट का दरवाजा बाहर से बंद है, जो खुल नहीं पा रहा है। तीनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मयंक ने अपना फोन निकालकर पुलिस में फोन लगाने की कोशिश की, परंतु फोन में नेटवर्क नहीं होने की वजह से फोन नहीं लग पाया। तभी सुधा ने और सुनील ने अपना फोन चेक किया। उन दोनों के फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं थे। सुधा ने आइडिया दिया कि क्यों ना होटल की रिसेप्शन से पुलिस को फोन किया जाए। मयंक ने तुरंत रिसेप्शन की लैंडलाइन से पुलिस को फोन लगाने के लिए कोशिश की, तो बिना कोई नंबर डायल किए उधर से महिला के रोने की आवाजें आने लगी। मयंक डर गया, उसके हाथ से फोन छूट गया। सुधा ने जब उठाकर फोन कान पर लगाया तो उसे भी एक महिला के रोने की आवाज आई, जो कह रही थी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तीनों भयंकर डर गए, जोर जोर से मेन गेट को बजाने लगे, पर कोई सफलता नहीं मिली। तभी वहां बड़ी अजीब चीज होने लगी। कभी कुर्सी इधर से उधर सरकने लगी, तो कभी लाइटें बंद होने लगी। उन्होंने देखा कि मयंक किसी से बात कर रहा है, परंतु सुधा और सुनील को कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मयंक को टोका तो मयंक उन पर गुस्सा करते हुए बोला, चुप रहो, मुझे बात करने दो। बात करने के बाद मयंक उनके पास आया और बोला, कमरे में चलना होगा, वहां हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य मिलेगा। जब सुधा ने पूछा, तुम किस बात से डर रहे थे, तो मयंक ने बताया, वो आदमी भी यहाँ रात रहने आए थे और कभी वापस नहीं जा पाए। उन्होंने बताया कि कमरे में कुछ जरूर मिलेगा। तीनों ने वहां जाकर ढूंढने का मन बनाया। कमरे में बहुत ढूंढने के बाद पलंग के नीचे उन्हें एक अखबार मिला, जो साल भर पहले इसी तारीख का था। जब उन्होंने अखबार खोलकर देखा तो उसमें खबर थी कि आज ही के दिन इसी होटल में कुछ लोगों ने मिलकर एक नव विवाहिता को मार दिया, जब उसका पति बाहर खाना लेने गया था। इसके बाद ये होटल बंद कर दिया गया है। तीनों काफी डरे हुए थे, परंतु वो उस आत्मा की मदद करने की ठान लेते हैं तथा वो उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उस आत्मा को शांति मिल सके। हवा चलने लगती है और एक परछाई सामने आती है। परछाई सामने आकर चलने लगती है। वो परछाई का पीछा करते हैं। परछाई उन्हें बेसमेंट तक ले जाती है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर एक गुप्त कमरा है, जो बेसमेंट के भी नीचे है। बड़ी मुश्किल से वो उस कमरे को ढूंढते हैं तथा उसे खोलते हैं। उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि उसमें एक सड़ी हुई लाश पड़ी है। दरअसल ये सड़ी हुई लाश उस युवती के पति की थी, जो खाना लेने गया था। जैसे ही वो वापस आया, उन्होंने उसे भी मार दिया था तथा पुलिस के पास झूठी रिपोर्ट करवा दी थी कि वो अपनी पत्नी को मारकर फरार हुआ है। उन्होंने आत्मा के निर्देश अनुसार उस लाश को जला दिया था। मयंक इसके बाद वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को वहां खड़ा पाया जहां उस नवयुवक को उसने देखा था, और एक परिवार उससे पूछता है, भैया यहाँ पंचर बनाने वाले की दुकान है क्या? तो दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। आपको क्या लगता है, मयंक जिंदा था या मर चुका था? और यदि जिंदा था तो 3 गाड़ी के बाकी 2 लोग कहाँ थे? मयंक इस जगह कैसे पहुंचा जहां उन्हें वो नवयुवक मिला था? मयंक उस परिवार को भी उस होटल अशोका पैलेस में क्यों भेजना चाहता था? इन्हीं अनकहे अनसुलझे सवालों के साथ आपको छोड़कर जाते हैं और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल पन्नों से दिल तक से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास कहानी से जुड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। आपको कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में।